गुड इवनिंग सभी को राम राम। पिछले पार्ट में हमने बदलते हुए देहात के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा बिंदु है वो नए नगर के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि भारत में नगरों का उदय कब हो रहा है। तो देखो, पहले तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगरों के साक्ष्य मिल रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह। और बाद में भारत में जो नगरों के साक्ष्य मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं महाजनपद काल में, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नगरों का उदय हो रहा है वापस महाजनपद काल में। समय की बात करें तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इस समय जो प्रमुख नगर है वो नगर कौन से हैं? प्रमुख नगरों में यदि बात करें तो एक तो हम बात कर सकते हैं मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, इसकी बात कर सकते हैं। एक प्रमुख नगरों में उज्जैनी आता था। इसके अलावा प्रमुख नगरों में और जो है वो मथुरा, और इसके अलावा महाजनपद काल में जितने भी जो महाजनपद है, 16 जो महाजनपद है, उन सभी की राजधानी प्रमुख नगरों के रूप में आती थी। इनके अंतर्गत एक हम पाटलिपुत्र नगर के थोड़ा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि पाटलिपुत्र नगर का विकास कैसे हुआ। तो पाटलिपुत्र नगर का विकास पाटली ग्राम नामक एक गांव से होता है। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की, राजगीर से हटाकर। और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य शासकों ने इसे इतना विकसित कर दिया कि यह जो नगर है ये एशिया का सबसे बड़ा नगर बन गया था इस समय। और 7वीं शताब्दी तक आते आते ये नगर खंडर में बदल गया। तो यहाँ पर हमने पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में चर्चा की है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो ये मगध शासकों की राजधानी बन रही है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध शासकों की राजधानी बन रही है राजधानी। और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह एशिया का सबसे बड़ा नगर बन गया था। इतना विकसित हो गया था, सबसे बड़ा नगर बन गया था ये। वहीं थोड़ा सा मथुरा के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस समय जो मथुरा है वो एक सांस्कृतिक केंद्र था, सांस्कृतिक व धार्मिक केंद्र। मथुरा की जो पहचान थी वो सांस्कृतिक व धार्मिक केंद्र के रूप में थी। और बाकी हमने बात कर ही ली, महाजनपद के जितनी भी जो राजधानियां हैं वो सारे के सारे इस समय नगर थे। तो पहला बिंदु हमारा कंप्लीट हो गया, नए नगर। तो यहाँ पर हमने नगरों के उदय में महाजनपद काल के बारे में पढ़ा कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में फिर से वापस नगरों का विकास हो रहा है। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार नगरों के अवशेष मिल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगला जो बिंदु है वो है नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या में क्या जानकारी हमें मिल रही है? तो देखो, सबसे पहले तो जो नगर थे उन नगरों को राजा एक किले के रूप में विकसित करते थे। यानी जो राजा की राजधानी है उस राजधानी के चारों तरफ किलेबंदी होती थी। नगर पूर्णतः, पहली यहाँ पर हम एक बात याद रखते हैं नगरों के बारे में, तो नगर पूर्णतः किलेबंद थे। एक तो ये बात याद रखनी है। फिर जो हमारे इतिहासकारों ने यहाँ पर खुदाई की है, जो नगर महाजनपद काल में विकसित थे, वहां पर खुदाई करने से पता चला है हमें कुछ पूरा अवशेषों के बारे में।
पूरा अवशेषों के बारे में। पूरा अवशेषों में कई प्रकार के पूरा अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर मृद भांड मिल रहे हैं। विशेष प्रकार के मृद भांड मिल रहे हैं। इन मृद भांडों को उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड या मृद पात्र नाम दिया जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दानात्मक अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में कई वर्गों की जानकारी मिल रही है, जिसमें लिपिक वर्ग, लिपिक, बुनकर, कुमार, श्रवणकार, इस प्रकार के कई वर्ग अपने को यहाँ पर इस समाज में मिल रहे हैं। तो हमारा उपमहाद्वीप से बाहर की ओर व्यापार, भारतीय उपमहाद्वीप का बाहर की ओर व्यापार शुरू हो रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थल मार्ग व समुद्री मार्ग विकसित हो चुके थे। इस समय समुद्री मार्गों में बात करें तो दो प्रकार के मार्ग मिल रहे हैं। एक तो अरब सागर का मार्ग है और एक बंगाल की खाड़ी का मार्ग है। अरब सागर के मार्ग से तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के साक्ष्य मिल रहे हैं, रोमन साम्राज्य के साथ। और बंगाल की खाड़ी से चीन व जापान के साथ व्यापार होता था, और स्थल मार्गों से चीन के साथ भी और अरब देशों के साथ भी व्यापार होता था। अब हम अगले बिंदु पर बात करें तो अगला जो बिंदु है हमारा वो है दानात्मक अभिलेखों में दाता का नाम और उसके व्यवसाय का जिक्र हो रहा है। इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की जानकारी अपने को याद रखनी। एक तो व्यापारियों और उत्पादकों के श्रेणियों का जिक्र है, इनकी एक श्रेणी होती थी। ये श्रेणी कच्चा माल खरीदती और फिर बाजारों में इसे बेचती थी सामान को। एक तो ये जिक्र मिल रहा है, एक दाता का नाम व उसका व्यवसाय, इसकी जानकारी मिल रही है। एक इन दानात्मक अभिलेखों में सतवा अथवा सेठी नाम के व्यापारियों का उल्लेख मिल रहा है, जहां सतवा और सेठी जो व्यापारी थे वो धनी व्यापारी हुआ करते थे। इसका मतलब भारत का व्यापार अब बाहर की ओर होना शुरू हो गया, जहां पर भारत रोमन साम्राज्य, चीन और जापान के साथ व्यापार करना। यहाँ अगला जो बिंदु है वो है सिक्के और राजा। सिक्के और राजा का मतलब समझिए। यहाँ पर सिक्के और राजा का मतलब ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें सिक्कों की जानकारी मिल रही है। महाजनपद काल में जिन राजधानियों क्षेत्रों को, इस काल में जो राजधानियां थी, उन राजधानी क्षेत्रों में इतिहासकारों ने खुदाई की। वहां पर कई प्रकार के हमें सिक्के मिल रहे हैं बड़ी मात्रा में। सबसे पहले यदि बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। सिक्कों का उपयोग व्यापार वगैरह में होता था।
सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। हाथ सिक्कों का, हाथ सिक्के चांदी और तांबे के बने हुए होते थे, चांदी व तांबे के बने हुए होते थे हाथ सिक्के। हाथ सिक्कों का मतलब है सिक्कों के ऊपर प्रतीक उत्कीर्ण है जिनको ठप्पा लगा के उकेरा गया है, उनको हाथ सिक्के कहते थे। ये चांदी और तांबे के बने हुए होते थे। शुरुआती व्यापार में इनका उपयोग किया जाता होगा ऐसा अनुमान लगाया। इसके अलावा प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिल रहे हैं जो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। कुषाण शासकों ने जारी किए थे। इसके अलावा हम और बात करें तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में के कई सिक्के मिल रहे हैं जिनके ऊपर राजा की प्रतिमा, सिक्कों के ऊपर राजा की प्रतिमा व उनके नाम का उल्लेख है। ये सिक्के हिंद यूनानी शासकों के थे, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मिल रहे हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यूनानी शासकों के थे। इन सिक्कों के ऊपर राजा की प्रतिमा, उनके नाम का उल्लेख है। इनके अलावा यदि और हम सिक्कों की बात करें तो अब हरियाणा वाले क्षेत्र में तांबे के हजारों की संख्या में सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं बड़ी मात्रा में। ये योदेय शासकों के सिक्के थे। इसका मतलब ये लोग भी व्यापार से परिचित थे, योदेय शासकों के सिक्के थे। तो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। इस समय लोग वस्तु विनिमय से आगे बढ़कर मुद्रा विनिमय में पहुंच चुके हैं। इससे आगे के पार्ट हम अगले क्लास में लेके आएंगे। आज के क्लास में हमने नए नगरों की जनसंख्या और सिक्कों के बारे में हमने अध्ययन किया और उपमहाद्वीप से बाहर व्यापार प्रणाली को हमने देखा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। मेरी क्लास को इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद सभी को।